नमस्कार। विज्ञान कक्षा 7 का आखिरी अध्याय आज हम देखेंगे, जिसमें हम वेस्ट वाटर के बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल जितना भी प्रदूषण फैल रहा है पानी में, वो हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के द्वारा है। चाहे वो गतिविधियाँ हमारे हाथ धोने की गतिविधि हो या वो गतिविधि इस तरीके की गतिविधि हो जिसमें साफ सफाई की जा रही है, अल्टीमेटली वो सारा गंदा पानी हमारे ड्रेनेज सिस्टम में जाता है और वो जो सीवरेज सिस्टम जो हमारा होता है वही अगर प्यूरिफाई और ट्रीट नहीं होता है तो वो पीने के कार्य में लिया जाता है। विश्व भर की अगर सांख्यिकी देखी जाए तो यूएन के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 1 बिलियन जनसंख्या विश्व भर में ऐसी है जिसके पास स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब इस चैप्टर में हम 2 प्रमुख चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, सीवरेज और सीवेज में क्या अंतर है। तो सीवेज तो वो वेस्ट हो गया जो आपकी नालियों से जाएगा। जो नालियाँ घरों से निकल रही हैं उनको हम बोलते हैं सीवर। ये छोटी छोटी नालियाँ जब एक बड़ी नाली में मिल जाती है तो उसको बोलते हैं सीवरेज। तो ये तीनों ही शब्दों में अंतर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं। अब जैसा कि हमने बोला, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से हम गंदे पानी का स्रोत बनाते हैं और ये गंदा पानी अल्टीमेटली किस सिस्टम में जाता है, जो सिस्टम हम पीने के लिए काम में लेते हैं या जो पानी का सिस्टम अल्टीमेटली ड्रिंकिंग वाटर की तरह काम में आता है, वो पोल्यूट होता है। तो उसको किस तरीके से क्लीन किया जाता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एफर्ट है। हम आम जनता की तरह क्या सावधानियां रख सकते हैं और ट्रीटमेंट प्लांट पे क्या होता है, दोनों ही चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगर आप इस मानचित्र में देखेंगे तो घरों से, इंडस्ट्री से, उद्योगों से बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। ये वेस्ट आपका ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है और ये ट्रीटमेंट प्लांट्स अल्टीमेटली जो है वो गंदगी को अलग करते हैं और स्वच्छ पानी को अलग करने में सहायता करते हैं। जो गंदगी नालियों से जाती है उसको सीवेज कहते हैं। वो चाहे घरों से हो सकती है, उद्योगों से हो सकती है, कृषि से हो सकती है। इसमें दोनों ही तरीके की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो तो इसमें घुली हुई होती हैं और कुछ जो नीचे की सतह पर बैठ जाती हैं या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जिनको हम कहते हैं। अब अगर आप रोड पे कभी चल रहे हैं तो आपने हर थोड़ी दूर पे एक सर्कल टाइप देखा होगा, ढक्कन टाइप रखा हुआ देखा होगा। ये क्या चीज़ होती है? ये मैन होल्स होते हैं। इन मैन होल्स की सहायता से अगर किसी भी सीवेज लाइन में कोई ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को क्लीन किया जा सकता है। अगर इस ब्लॉकेज को नहीं क्लीन किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं और वहाँ पर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पानी के द्वारा जनित बीमारियों की संख्या बढ़ जाती है। कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, जॉइंडिस इसका कॉमन एग्जाम्पल है। इन बीमारियों में कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हॉस्पिटलाइजेशन की भी आवश्यकता पड़ जाती है। अब क्या क्या तरीके की इम्प्योरिटीज़ पानी में मौजूद हैं? पहला तो होती है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, मतलब जो एनिमल वेस्ट हो सकता है, ह्यूमन फीसेस हो सकते हैं या यूरिया की तरह हो सकता है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में मुख्यतः आपके नाइट्रेट, फॉस्फेट, मेटल्स देखे गए हैं। न्यूट्रिएंट्स में आपके उर्वरक मुख्यतः देखे गए हैं, जो कि हम बोलते हैं एनपीके या नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आपका देखा गया है। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, अब ये 2 अलग ग्रुप हैं। हम आगे की कक्षाओं में जैसे जैसे सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में समझेंगे, हम इसके बारे में और विस्तार में जानकारी समझेंगे। हाल के लिए आपके लिए एक बेसिक कैटेगरी समझने के लिए ये है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये मुख्यतः प्रोकायरोटिक ग्रुप के हैं और जो प्रोटोजोआ होते हैं ये यूकायरॉइड्स हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं उनसे जो बीमारियां जनित होती हैं वो कॉलेरा और टाइफाइड हैं। जो प्रोटोजोआ से जनित बीमारियां हैं वो मुख्यतः डिसेंट्री है और इस पर अक्सर आपके क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करते हैं कि उद्योगों से वायु प्रदूषण तो बहुत हद तक देखा गया है, पर जल प्रदूषण भी देखा गया है, क्योंकि इन्हीं उद्योगों का डिस्चार्ज पानी में जाता है। ना सिर्फ ये, व्यक्ति जब पर्यटन के लिए जाता है, रिक्रिएशन के लिए जाता है, तो वो बहुत सारा वेस्ट पानी में छोड़ देता है, प्लास्टिक कंटेनर्स की तरह, फ्रूट जूसेस की बॉटल्स की तरह, और कई सारे फॉर्म्स में वो वेस्ट जो है वाटर बॉडीज़ में इकट्ठा होता है। तो इस वेस्ट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, हमारे घरों में जो पानी आए वो एकदम स्वच्छ हो, पीने योग्य हो। पर
हमेशा जो घर से पानी बाहर जा रहा है वो गंदा ही होगा। तो ये एक बहुत ही रूटीन की चीज़ है जो हमने कभी गौर नहीं की है, पर इस पे गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं वो अगर सही रूप से कार्यरत हैं तो ही स्वच्छ पानी सप्लाई हो पाएगा। अगर ट्रीटमेंट के पहले का पानी देखा जाए तो वो काला, गंदा, मैला सा दिखाई देगा। ट्रीटमेंट के बाद पानी साफ दिखाई देगा। ट्रीटमेंट हम मुख्यतः दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है सेडिमेंटेशन, मतलब जो पानी है उसको थोड़ी देर के लिए स्थिर रख दिया जाए तो जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगी और ऊपर का पानी को अलग करा जा सकता है। दूसरा होता है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन का अभिप्राय ये है कि आप क्लोरीन डाल के पानी को डिसइंफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उसको किसी भी बैक्टीरिया या प्रोटोजोन से मुक्त करने की आप कोशिश करने में लगे हो। इसी तरीके से सूर्य की रोशनी में भी काफ़ी सारा डिसइंफेक्शन होता है। जब ट्रीटमेंट प्लांट्स की हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट 4 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़े बड़े प्लास्टिक बॉटल्स को अलग कर दिया जाता है, तो ये हो गया आपका बार स्क्रीनिंग। दूसरी जो स्टेज होती है इसमें जो मोटी मोटी मिट्टी और रेती के दाने हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। बहुत स्पीड से पानी को घुमा के छोड़ दिया जाता है स्थिर होने के लिए, तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल हो जाती हैं। ऊपर के पानी को अगली स्टेज के लिए काम में लिया जाता है। अगली स्टेज में 2 प्रोसेसेस होते हैं, स्क्रैपर और स्किमर। स्क्रैपर क्या करता है, जो नीचे ही नीचे ह्यूमन फीसेस और एनिमल वेस्ट जमा हो गया है उसको स्क्रैपर की सहायता से निकाला जा सकता है, और जो इम्प्योरिटीज़ ऊपर की सतह पे फैली हुई है, जो ऊपर की सतह पे तैर रही है, उसको आप स्किमर की सहायता से निकाल सकते हैं। ये दोनों ही इम्प्योरिटीज़ अल्टीमेटली क्या करती हैं, ये दोनों ही इम्प्योरिटीज़ आपके बायोगैस बनाने के प्लांट में जा सकती है, और इन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के बाद जो पानी मिलता है उसको हम क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। अब जो अगली स्टेज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टेज में हम क्या करते हैं, पानी में बहुत सारा ऑक्सीजन डालते हैं। अब आप आश्चर्य करेंगे पानी में ऑक्सीजन क्यों डाला जा रहा है। ऑक्सीजन इसलिए डाला जाता है ताकि ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पर बैक्टीरियाज की ग्रोथ बढ़े और ये बैक्टीरिया जो भी वेस्ट है उसको कंज्यूम कर ले। तो इसको हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कहते हैं। स्लज मतलब जो इम्प्योरिटी पानी में है, और एक्टिवेटेड स्लज इसलिए क्योंकि ये माइक्रोबियल एक्टिविटी की सहायता से हो रहा है, और ये सब अल्टीमेटली नीचे की सतह पे सेटल हो जाता है और बचा हुआ जो पानी है वो कार्य में लिया जाता है। स्लज जो इस प्रोसेस से निकलता है वो वेट स्लज या ड्राई स्लज दोनों हो सकता है। जो ड्राई स्लज होता है वो मुख्यतः मैन्योर और कंपोस्ट की तरह आपके एग्रीकल्चर में काम में आता है। अब ये तो हो गई ट्रीटमेंट प्लांट की कहानी। हम आम नागरिक की तरह क्या कर सकते हैं, हम ये ध्यान रख सकते हैं कि नालियाँ खुली नहीं रहें, क्योंकि अगर नालियाँ खुली होंगी तो वहाँ पर मक्खी मच्छर पनपेंगे और वो बहुत सारे रोगों को जन्म देंगे। इसी तरीके से अगर कोई पानी का क्षेत्र है तो उसके आसपास अगर पेड़ उगाए जाएं, स्टडीज़ ऐसा कहती हैं कि यूकेलिप्टस का जो पेड़ है, नीलगिरी का जो पेड़ है, अगर उसको लगाया जाता है तो उसमें ऐसी अनोखी कैपेसिटी है कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ एब्जॉर्ब कर सकता है और बदले में आपको फ्रेश वाटर देने में मदद कर सकता है। इसी तरीके से हमने बात की कि क्या गंदी नालियाँ हॉस्पिटलाइजेशन का एक प्रमुख कारण है। घरों में अगर हम देखेंगे तो अगर किचन की सिंक में आपका तेल चला गया है तो वो जो नाली है उसको धीरे धीरे चोक कर देगा और ड्रेनेज सिस्टम पाइप्स को ब्लॉक कर देगा। इसी तरीके से अगर पेंट है, सॉल्वेंट है, उसको आपने नाली में बहा दिया है तो नाली में जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो प्रभावित होगी, जिससे वो अल्टीमेटली पूरा ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित होगा। जो सॉलिड वेस्ट है वो ड्रेन्स को पूर्ण तरह से चोक कर देगा। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम बोलते हैं कि इन सभी चीज़ों पे हमें कार्यरत रहना है। तो हम बोलते हैं कि कचरे को अलग तरीके से वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाना चाहिए। गीला कचरा, सूखा कचरा अलग होना चाहिए। जो गीला कचरा है वो आपके मैन्योर और कंपोस्ट के लिए काम में लिया जा सकता है, और जो सूखा कचरा है उसको अलग तरीके से काम में लिया जा सकता है, उसको रिसाइकलिंग किया जा सकता है। तो कुछ जो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स की हम बात करते हैं वो ये है कि जिन क्षेत्रों में सीवरेज सिस्टम्स नहीं है उन क्षेत्रों में सेप्टिक टैंक्स की स्थापना हो। भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने की हम बात करते हैं, जिसमें सिक्किम और उत्तराखंड लीडिंग हैं। अभी ओपन ड्रेन्स जितने भी हैं उन सबको कवर करने की बात की जाती है। जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वेस्ट वाटर सिस्टम से उसको हम मैन्योर की तरह काम में ले सकते हैं। फिर
जो सैनिटेशन की सुविधाएं हैं उसमें हम बोलते हैं कि कम लागत में ज़्यादा अच्छी सुविधाएं दी जा सकें, तो वर्मी कंपोस्ट टॉयलेट इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है आपका कंपोस्टिंग पिट्स या सेप्टिक टैंक्स जो हम मानते हैं। इसी तरीके से अगर आप एरोप्लेन में देखेंगे या हवाई जहाज में देखेंगे तो किस तरीके से वेस्ट को अलग किया जाता है और वैक्यूम जनरेटर की सहायता से एक वेस्ट टैंक में सारे वेस्ट को इकट्ठा करके डिकम्पोज किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख तरीके हैं जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि हम वेस्ट को सही तरीके से ट्रीट करके, रिसाइकिल करके रीयूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उसको ऑर्गेनिक को अलग किया जा सकता है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ सीधे सीधे आपके खाद्य की तरह या मैन्योर की तरह काम में ली जा सकती है। तो ये हमारा विज्ञान का आखिरी अध्याय था जो हमने किया। आगे की कक्षाओं में हम और भी महत्वपूर्ण अध्याय लेके आएंगे, तो आप चैनल पे जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।